अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ जो यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशनरी वॉर थी, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी क्या वजूहात थी। ये कई बार आया है एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो लेट्स डिस्कस के क्या वजूहात थी। तो सबसे पहले तो प्लीज़ ये याद रखें कि जो रेवोल्यूशनरी वॉर है, इसकी बैकग्राउंड आइडियोलॉजी के अंदर जॉन लॉक एक राइटर था, उसका कॉन्सेप्ट था रीजन एंड नेचुरल लॉ का। ठीक हो गया? वो ये कहता था कि क्या वजह है कि क्राउन जो है वो तुम लोगों से टैक्सेस लेता है। हुकूमत तो लोगों को सर्व करने के लिए बनती है, उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं बनती। फिर उसका जो कॉन्सेप्ट था दूसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर वो ये कहता था कि हुकूमत तब तक लेजिटिमेट है जब तक उसके लोग उसको मानते हैं। तो अगर वो लेजिटिमेट नहीं है, अगर वो लोग उसे मानते नहीं है, तो वो इलेजिटिमेट है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ये जॉन लॉक के इस कॉन्सेप्ट की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के और मतलब एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज थे, इसकी प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेटिव थॉट थी। मतलब ये फिजिकल एम्बॉडीमेंट थी उस नजरिए की। मतलब ये इंसान जो था, ये अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंटेटिव था उस अवेकेंड थॉट का, हर वक्त उसके मुतालिक बात करता था। दूसरा एलिमेंट ये था कि जो आजकल जिस तरीके से आप अमेरिका की सोसाइटी को देखते हैं, अमेरिका की सोसाइटी इस तरीके से अलाइंड नहीं थी इन इट्स अर्ली डेज। जो अमेरिका की सोसाइटी थी उसके अंदर जो दीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। यानी जो ग्रेट अवेकनिंग है उसके अंदर क्या है कि जॉर्ज व्हाइटफील्ड एक चर्च का प्रीस्ट था और इसने ये कहा कि इंसान की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी उसके गॉड तक है, एंड दैट्स अबाउट ऑल। उसका रिलेशनशिप उसके अपने गॉड तक है। उसको किसी क्राउन को मानने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना बादशाह मानने की जरूरत नहीं। तो जब ऐसे नजरिए आप किसी कौम को देंगे तो आपको नहीं लगता कि वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, या वो लोग खड़े हो जाएंगे अपने हक के लिए। और ये जो इसका नजरिया था, बज़ाहिर तो ये रिलीजियस था, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल एप्लीकेशन ये थी कि लोगों ने कहा कि नो क्वीन ओनली गॉड, यानी सिर्फ हम खुदा को जवाब दें। तो जो आगाज है यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का, उसके अंदर रिलीजन की अवेकनिंग थॉट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट शामिल है। इसके बाद आगे आ जाए तो अब हम डिस्कस करते हैं, राइट वे जंप करते हैं कि कॉजेज क्या हैं जी अमेरिकन वॉर की। पहले तो आपको बता दिए आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स क्या थी, उसके बाद क्या है कि रिलीजियस फ्रीडम थी। तो जब लोग आज़ाद होंगे, जिस तरह के यूरोप में नहीं थे, यूरोप में जो बादशाह का दीन होता था वही सबका दीन होता था। तो जब लोग आज़ाद होंगे तो आप नेचुरली ये नहीं देखते कि वो जब रिलीजियसली आज़ाद होंगे तो वो नहीं मानेंगे बाद में क्राउन के टैक्स को, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर क्राउन ने बेफजूल किस्म के टैक्स लगाए हुए थे। तो लोग खड़े नहीं होंगे। फिर यूनिवर्सल सफरेज का नाम था, काम की अहमियत थी। अहमियत किस तरह थी? यूनिवर्सल सफरेज मतलब हर बंदे को वोट करने का हक था, गिवन कि उसकी थोड़ी बहुत कोई प्रॉपर्टी हो वहां पर। ये एक अलग डिस्कशन है, अपनी क्लास के अंदर करेंगे कि क्यों थी। तो ये जो यूनिवर्सल सफरेज है, ये इससे पहले यूरोप के अंदर तो सिर्फ लॉर्ड्स और काउंट्स को इख्तियार होता था कि कोई मशवरा दे सके किंग को। आफ्टर ऑल फैसला फिर भी किंग ही ने करना होता था। तो ये अगर आप लोगों को इख्तियार करने का, फैसला करने का इख्तियार देंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो हक के लिए खड़े होंगे और अपने ऊपर से ये जो क्राउन की महकूमियत की जंजीर है इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल, आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमने एनलाइटमेंट के डिस्कस किए, ये बुनियादें बनी अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशनरी वॉर की। उसके बाद क्या है? मर्चेंटलिज्म। मर्चेंटलिज्म क्या होता है? मर्चेंटलिज्म ये होता है कि इंग्लैंड यहां से तमाम चीजें मंगवाता था अपने पास और वहां से आगे एक्सपोर्ट करता था और ज्यादा पैसे अपने पास रखता था और इनको कोई चवानियां थोड़ी सी दे देता था कि ये सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर सकें। तो ये है मर्चेंटलिज्म का बेसिक वर्किंग। इसको इन्फोर्स करने के लिए उसने कुछ एक्ट लगाए, जिस तरह नेविगेशन एक्ट 1651 है कि जो कुछ भी होगा वो यूरोप, सॉरी, जो भी होगा वो ब्रिटिश की शिप्स के अंदर जाएगा, जो भी गुड्स होंगे। इसी तरीके से इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट के कुछ कमोडिटीज के ऊपर उसने टैक्स लगा दिया या उसकी ट्रेड को उसने रेगुलेट कर दिया। ये हम सारी चीजें यहाँ हम इनको डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर इन एक्ट्स को, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। स्टेपल एक्ट लगा दिया। स्टेपल एक्ट के अंदर इसी तरीके से कुछ
कमोडिटीज थी जिनके ऊपर टैक्स लगा दिया और कह दिया गया कि जो भी क्या नाम है ये शिप होगी वो सिर्फ इंग्लिश पोर्ट के ऊपर यूएस में इंग्लिश पोर्ट के ऊपर आके लगेगी। इनकी डिटेल्स को हम नेचुरली डिस्कस करेंगे। ड्यूटी एक्ट के अंदर उन्होंने कस्टम का कलेक्टर एक बैठा दिया कि वो कस्टम का कलेक्टर जॉब से आके ये ड्यूटीज वगैरह इकट्ठी करेगा। इन्फोर्समेंट एक्ट कि ये ड्यूटीज का जो कस्टम कलेक्टर है, ये पहले तो लोग इन्हें इजाजत नहीं देते थे अपने शिप्स को चेक करने की, अब ये शिप्स को और आपके घरों को चेक कर सकता है कि आपने कौन कौन सी चीज रखी हुई है। फिर मोलेसिस एक्ट लगा दिया। ये देखिए टाइम लाइन 1651 16 हर 5-6-7 साल के बाद एक नया टैक्स डालते जा रहे हैं। फिर मोलेसिस एक्ट लगा दिया जिसमें उन्होंने कुछ क्वांटिटीज थी शुगर की, या वहां पर उस जमाने में रम बिकती थी तो उसके ऊपर 20 पेंस आप देंगे, यानी एक एक आइटम के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले तो जो शिप थी उसके ऊपर टैक्स होता था, अब हर आइटम के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया। इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद ये है कि जॉर्ज ग्रीनवुली जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, अब आप ये याद रखें कि 1763 में यूरोप में और अमेरिका में जंग हुई, किसके दरमियान में? ब्रिटिश और फ्रांस की, एक दूसरे के खिलाफ। ब्रिटेन ने इस जंग के अंदर काफी ज्यादा डेट इकट्ठा कर लिया। उस डेट को पे बैक करने के लिए ये जो प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्ज ग्रीनविले, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शुगर एक्ट लगा दिया कि शुगर के ऊपर भी अब आप टैक्स देंगे। कॉटरिंग एक्ट लगा दिया। कॉटरिंग एक्ट में ये था कि जो भी फौज का बंदा जहां भी होगा, वो जब भी किसी को कहेगा कि मुझे अपने घर के अंदर जगह दो ठहरने के लिए, तो उसे जगह दी जाएगी। खाना दो खाने के लिए, तो उसे खाना दिया जाएगा। फिर स्टैंप एक्ट लगा दिया। स्टैंप एक्ट 1765 में जनाब इस वजह से लगाया गया कि जी अगर आप कोई भी, जिस तरह आजकल स्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर आप 500 रुपया हुकूमत को देते हैं, तो ये उधर ही की लेगेसी है। ये स्टैंप एक्ट इंडिया में भी इसी टाइम पीरियड के अंदर लगाया गया कि जो भी एग्रीमेंट होगा दो बंदों के दरमियान में, एग्रीमेंट दो बंदों के दरमियान में हो रहा है, आपको 1000-1500 रुपया सरकार को देना पड़ता है। उसके बाद टाउनशेंड एक्ट लगा दिया। टाउनशेंड एक्ट के अंदर वही हरकतें कि ये कुछ एनुमरेटेड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज होती थी, इनको उठा के फिर टैक्स की उस जिम्मे के अंदर, यानी उसके अंदर लिस्ट टैक्स लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दी। और जब ये काम होगा तो आपको नहीं लगता कि लोग खड़े होंगे? तो लोग जब खड़े हुए तो बॉस्टन के अंदर, ये नॉर्थ के अंदर एक कॉलोनी थी बॉस्टन, मतलब मैसाचुसेट्स, बॉस्टन के अंदर, इन एरिया के अंदर मैसाचुसेट्स में भी, बॉस्टन में भी क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पर एक जंग का माहौल, रिवोल्ट का माहौल शुरू हो गया। लोग खड़े थे और गलती से पुलिस वालों ने 7 बंदों को गोलियां मार दी और 7 बंदे वहां पर मर गए। कई जगहों के ऊपर 5 भी। इसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि लोग जो थे, अच्छा अब इसमें एक और एडिशनल चीज है। अब एडिशनल चीज ये है कि जी इस सारे टाइम पीरियड के अंदर 1773 के अंदर जो टी थी, चाय, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा बना ली थी। अब इस चाय को ना बेचा जा रहा था, कोई इसकी मार्केट नहीं थी। अमेरिका जो चाय लेता था वो क्यूबा से लेता था। क्यूबा स्पेन के पास था, क्यूबा बिल्कुल साथ है अमेरिका के। तो सरकार ने ये कहा कि अब जो भी चाय होगी वो अमेरिका के अंदर हम इंडिया से भिजवाएंगे। तो जो इंडिया से चाय आई हुई थी, एक बहुत बड़ी तादाद थी, वो चाय वहां पर बॉस्टन पोर्ट के ऊपर खड़ी थी। रात को कुछ लोग रेड इंडियंस की तरह ड्रेस अप होके पोर्ट के अंदर चले गए और उन्होंने जाके सारी चाय को बहा दिया दरिया के अंदर, या सॉरी समुद्र के अंदर। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा वो जो टीम थी जो ये काम करके आई थी, इसको बॉस्टन टी पार्टी करते हैं। 1773 में ये हरकत हुई, और जब ये हरकत हुई तो इनटॉलरेबल एक्ट्स लगा दिए। इनटॉलरेबल मतलब बर्दाश्त ना किए जाने वाले एक्ट वो ये थे कि बॉस्टन का पोर्ट बिल बनाया गया कि जब तक बॉस्टन के लोग पैसा नहीं जमा कराते जो चाय जाया की गई है, तब तक बॉस्टन की पोर्ट को ऑपरेट करने का हक नहीं दिया जाएगा। और कॉटरिंग एक्ट जो कि पहले खत्म कर दिया गया था, इसको री इन्फोर्स कर दिया। और क्यूबेक का एक्ट पास कर दिया। आप ये याद रखें, बॉस्टन टॉप के ऊपर है, नॉर्थ में। इसके बिल्कुल ऊपर आप समझ लें कि कैनेडियन कॉलोनीज थी, ये भी इंग्लैंड की थी। इनको यहां पर लिमिट कर दिया गया कि ना ये इधर से ऊपर एक्सपैंड कर सकते हैं बॉस्टन के लोग, मैसाचुसेट्स के लोग, और ना ही ये इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये
जब आप किसी भी कौम के साथ करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? नेचुरली रिवॉल्ट होगा। इसमें एक एलिमेंट ये भी था कि जो फ्रांस था, ये पहले 1763 के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर से ब्रिटेन ने भगा दिया था, तो अब फ्रांस का भी डेंजर नहीं था। और इसी तरीके से ये जो हरकतें थी, इससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कॉलोनीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान। और इस सारे के ऊपर आप ये समझ लें कि एक किताब लिख दी, मतलब किताब इस सारे पे नहीं लिख दी, इस सारे को मजीद फ्यूल टू द फायर, ईंधन देने वाला क्या मामला था, वो ये था कि थॉमस पेन ने 48 पेज की एक किताब कॉमन सेंस लिख दी। इस किताब के अंदर उसने सोई हुई जो अमेरिकी लोग थे, उनकी जो मतलब उनकी सोच को, सोई हुई सोच को बेदार कर दिया। वही काम जो इकबाल ने किया। तो इस तरीके से लोग जो थे वो फिर उसके बाद रिवॉल्ट के ऊपर खड़े हो गए और फिर यहां पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आगाज हो जाता है। तो हमने आज रीजंस फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएस हिस्ट्री के अंदर और ये कई बार आता है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था। थैंक यू, ख्याल रखिए।